फिर किताबों की महंगाई को लेकर शिक्षा संस्थानों पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं सभी शिक्षण संस्थानों पर कंट्रोल रखने वाले उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति ओंकार सिंह से हमारे संवाददाता संचित शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए देखिए। शिक्षा की बात करें तो कहा जाता है कि पहली सीढ़ी होती है जब आदमी अपने शिखर पे पहुंचना चाहता है, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, कोई मुकाम हासिल करना चाहता है, तो शिक्षा ही वो पहली सीढ़ी है जिसके जरिए वो अपने मुकाम तक पहुंच सकता है। और तमाम उसमें जो लोग लगे रहते हैं, चाहे वो माँ बाप का रोल हो, चाहे वो अध्यापक का रोल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का रोल हो, सबका अपना अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत करी, उन्होंने अपना फीडबैक दिया कि शिक्षण संस्थानों के ऊपर जो कंट्रोल है या कहीं कि शिक्षण संस्थान जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं यूट्यूब के वाइस चांसलर। हम उनसे जानेंगे कि आज की डेट में अगर बात करें, जब नए सेशन शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों के मन में काफी विडंबना रहती है कि कौन सा कोर्स करे, क्या कुछ रहेगा, यूनिवर्सिटीज का क्या फीडबैक है और सरकारी यूनिवर्सिटीज की तरफ आज की डेट में क्या झुकाव है, वो किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मैं अगर स्पेसिफिक बात करूं तो विश्वविद्यालय द्वारा जितने भी अपने पाठ्यक्रम थे, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीफार्म हो, एमटेक हो, एमफार्म हो, एमबीए हो, एमसीए हो और एलएलबी के जो पाठ्यक्रम हैं, इन सभी को विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप पिछले सत्र से ही परिमार्जित कर दिया गया था। और इस परिमार्जन के पीछे का उद्देश्य ये था कि बच्चों को वो सारे विकल्प मिलने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में यदि आपको बताऊं तो जो आज की तारीख में एक इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है, उसमें एक झुकाव देखा जा रहा है कि सभी बच्चे कंप्यूटर साइंस या उससे जुड़ी हुई विधाओं में ही अध्ययन अध्यापन करने में इच्छुक होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि हमारी बाकी जो अभियंत्रण विधाएं हैं उनमें बच्चे समुचित संख्या में और समुचित गुणवत्ता के उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा विगत में ही एक बड़ा समग्रता से एक प्रयास किया गया और सभी बीटेक के पाठ्यक्रमों में मेजर और माइनर की व्यवस्था की गई। मैं यदि आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो मेरे पास इस विश्वविद्यालय के पास इस समय जो बीटेक की कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं, उनमें अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें 21 विधाओं में स्पेशलाइजेशन के साथ में बीटेक करने की सुविधा उपलब्ध है। एक बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का छात्र यदि चाहे तो वो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी विशिष्ट हासिल करते हुए बीटेक की मेजर और माइनर डिग्री हासिल कर सकता है। इस प्रकार से बीटेक की जितनी हमारी अभियंत्रण विधाएं थी, जो कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स थी, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, इन सब के अंदर हमने 4 क्रेडिट के न्यूनतम 4 विषयों को एडिशनल पढ़ा करके 20 क्रेडिट एडिशनल पढ़वाने के बाद एक माइनर की डिग्री देने का जो प्रावधान किया है, उससे मेरा ये मानना है कि जो छात्राओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपने जीवन में वो कुछ करना चाहते हैं, जैसे एक बच्चा बनना तो मैकेनिकल इंजीनियर चाहता था, उसकी इच्छा शक्ति थी कि मैं कुछ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अच्छा करूं, लेकिन वो रोजगार के जो अवसर हैं उनको देखते हुए अपनी उस इच्छा शक्ति को मारने के बाद कंप्यूटर के पाठ्यक्रम को में अध्ययन प्रारंभ कर देता है। यद्यपि उसकी मूल रूप से इच्छा नहीं है, उसका वो पैशन नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विशेष करके ये जो प्रयास किया गया है, यदि आज उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशिष्टता हासिल करने के बाद उस क्षेत्र में रोजगार मिलता है तो वो अगर बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको आने वाले समय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्रकार से हमारी जितनी कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं उनमें 21 स्पेशलाइजेशन के साथ में हमने मेजर और माइनर की व्यवस्था की। अगर मैं आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के पास भी ये विकल्प उपलब्ध है कि वो बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ में चाहे तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आने वाले समय में यदि कंप्यूटर साइंस की जो उनकी बीटेक की डिग्री है, अगर उसके आधार पर उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलते तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की जो स्पेशलाइजेशन उन्होंने ली है, जो उनकी माइनर डिग्री है, उसके आधार पर उनको कुछ नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो परिवर्तन किया गया ये सिर्फ कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के साथ किया गया, ये इन कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो कंप्यूटर की एलाइड डोमेन्स हैं उसमें भी ये परिवर्तन किया गया ताकि बच्चों को एक से ज्यादा विधाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। तो ये जो एक बच्चों के अंदर एक आम धारणा है कि सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में समुचित संख्या में और समुचित प्रकार के पाठ्यक्रम नहीं उपलब्ध होते, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पास इस समय
15 विधाओं में मेजर और माइनर के साथ बीटेक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। कोई भी छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, आगामी सत्र 23-24 के लिए हमने प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उसका पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है प्रोविजनल आधार पर। वो बच्चे वेबसाइट पर जाकर के हमारा इंफॉर्मेशन ब्रोशर देख सकते हैं और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की जानकारी लेते हुए प्रवेश की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो सर, आपने पंजीकरण की बात करी, तो पंजीकरण में पहले काफी दिक्कत आती थी और आपने आने के बाद इसमें कुछ नया बदलाव किया है, तो क्या कुछ है वो भी थोड़ा हमारे बताएं। देखिए, विश्वविद्यालय में जो प्रवेश की प्रक्रिया विगत में होती थी उसके अनुसार विश्वविद्यालय के जो मूल रूप से प्रवेश की कठिनाई है वो बीटेक में होती थी और अन्य पाठ्यक्रमों में उत्तराखंड राज्य के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराया जाता था। लेकिन विगत में काफी सालों से ऐसा महसूस किया गया कि चूंकि छात्रों की समुचित संख्या नहीं होती है, तो आंकड़ों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बीटेक के प्रथम वर्ष के प्रवेश की प्रक्रिया जेई के आधार पर एवं जो उनकी क्लास 12 की मेरिट होती है उन दोनों को मिलाकर के करते हुए बाकी पाठ्यक्रमों में हम सीधे उनके मेरिट आधारित प्रवेश देने की व्यवस्था इस सत्र से लागू करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले भी हमें ज्यादातर प्रवेश मेरिट आधार पर ही देने पड़ते थे। यद्यपि प्रवेश परीक्षा जरूर होती थी, लेकिन उसमें जो प्रवेश की संख्या होती थी वो नगण्य होती थी। इस कारण जो अधिकतर प्रवेश होते थे वो मेरिट आधारित ही होते थे। तो इस वजह से विश्वविद्यालय द्वारा इस भ्रम की स्थिति को दूर करने के दृष्टिगत एकल खिड़की व्यवस्था यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है। तो आगामी सत्र 23-24 में जितने भी प्रवेश होंगे यूनिवर्सिटी के पोर्टल से होंगे। बच्चों को यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, चाहे वो जेई आधारित हो या वो मेरिट आधारित हो। इससे बच्चों को विगत की जो कठिनाई होती थी, जिसमें बच्चों को स्पॉट काउंसलिंग के लिए हर संस्था में जाना पड़ता था और वहां एक अपने किस्मत का अंदाजा लेना पड़ता था, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो दौड़ भाग बचेगी। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से ट्रैवल करने में कठिनाई होती है उत्तराखंड राज्य में, तो इस परिस्थिति इस सहजता को का भी जो लाभ है वो बच्चों को मिलेगा और सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सत्र में 23-24 में प्रवेश होंगे समस्त पाठ्यक्रमों में। सर, जब आप वीसी बन के इस संस्थान में आए तब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी और तब आपने कहा था कि आप देखेंगे कुछ समय बाद इस यूनिवर्सिटी की एक अलग छवि देखने को मिलेगी आपको और तमाम जो यूनिवर्सिटीज के रोल होने चाहिए वो पूरी तरीके से अदा किए जाएंगे। और आज आप इस चीज के लिए बधाई के पात्र भी है, क्योंकि हम देखते हैं हमारी लोगों से बातचीत होती है तो आज दोबारा से उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो लोगों का झुकाव नजर आता है। बच्चे दोबारा से यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, दोबारा से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज को, और ये आपके ही नेतृत्व में किया जा रहा है। तो आगे क्या कुछ और प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? देखिए, मैं जब से यहाँ इस विश्वविद्यालय में आया हूँ, मेरा जो पूरा फोकस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने का है। मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चुनौती मेरे सामने ही नहीं सभी शैक्षणिक संस्थाओं के सामने है कि बच्चों को जो कक्षाओं में उपस्थिति है बहुत कमजोर होती जा रही है। क्योंकि आज जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें इतना ई कंटेंट अवेलेबल है कि बच्चों को ये भ्रम हो जाता है कि मैं ये विषय ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ लूंगा और जो भी लर्निंग की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लूंगा। तो इस भ्रम की स्थिति की वजह से जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो उसका एक दुष्परिणाम उनको खुद महसूस कर होता है और वो परीक्षा में समुचित अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं या समुचित दक्षता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को क्लासरूम में लाना यूनिवर्सिटी की एक फर्स्ट प्रायोरिटी थी और इसी के साथ में जो सेकंड प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हमारे क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस की क्वालिटी में इजाफा हो। तो पहले तो बच्चे कक्षाओं में आना शुरू करें, फिर उसमें टीचिंग की क्वालिटी की बात की जाए। तो ये जो पहली बात मैंने आपसे कही बच्चों को कक्षाओं में लाने के लिए, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा अपना जो एक ईआरपी सिस्टम प्रभावी किया गया है ये दिसंबर 2022 से, उस ईआरपी के अंदर यूनिवर्सिटी ने एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की भी व्यवस्था की है और उसके माध्यम से संस्थाएं अपने संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति दैनिक आधार पर देख सकते हैं, उनके अभिभावक भी देख सकते हैं, बच्चे भी खुद भी देख सकते हैं कि उनकी अभी तक कंसोलिडेटेड अटेंडेंस कितनी है। यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड पर सभी संस्थाओं की सभी छात्रों की उपस्थिति का विवरण उपलब्ध है। तो विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोग ये सतत रूप से निदेशकों से संपर्क करके ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते या उनके अंदर एक उत्तराखंड राज्य में एक विषम परिस्थिति मैंने देखी कि यहाँ पर एक नॉन अटेंडिंग एडमिशंस का एक चलन पाया। तो ये नॉन अटेंडिंग एडमिशंस शायद मैंने अभी तक समझा है वो इस प्रकार के हैं कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और सिर्फ परीक्षा देने आते हैं, बाकी की जितनी पढ़ाई है जैसे प्राइवेट मोड में एजुकेशन होती थी, पहले प्राइवेट एजुकेशन
कहा जाता था कि आप रजिस्टर कर लीजिए, सिर्फ एग्जाम देने चले जाइए। लेकिन ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, इस टेक्निकल एजुकेशन को यदि उस मोड में चलाने की कोई भी प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से गुणवत्ता गिरेगी और बच्चों का इस शिक्षा की जो पद्धति है उससे रुझान हटेगा। तो विश्वविद्यालय की प्राथमिकता में कक्षाओं की और जो प्रयोगशालाएं हैं उनकी गुणवत्ता का समावेश करना, बच्चों को कक्षाओं में वापस लाना, समुचित उपस्थिति सुनिश्चित करना और उनके जो सर्वांगीण विकास के लिए जितनी भी सुविधाएं हम दे सकते हैं। हमने प्रोजेक्ट को फंडिंग करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया, हमने रिसर्च और टीचिंग की फेलोशिप स्थापित की जिससे कि शोध का एक वातावरण बने। विश्वविद्यालय द्वारा इंक्यूबेशन हब की स्थापना की गई। अभी हमने हाल में ही IIT रुड़की का जो इंक्यूबेशन हब है उसके साथ में एक समझौता करार किया, जिसके माध्यम से हम विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त 80 संस्थाओं को इंक्यूबेशन हब स्थापित करने की एक सुविधा देने जा रहे हैं और उनके जो स्टार्टअप करने वाले बच्चे होंगे उनको IIT रुड़की का जो एक इंक्यूबेशन का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसका लाभ यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिलेगा। इसी प्रकार से हमने जो उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उनके जनरल प्रोफिशिएंसी के अंक होते हैं, उनको भी हमने उनकी परफॉर्मेंस बेस किया, तो जिससे कि बच्चे अध्ययन के साथ साथ अपने पर्सनालिटी की दूसरी डायमेंशंस को भी डेवलप करें। क्योंकि अल्टीमेटली इस यूनिवर्सिटी का जो कि एक हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, एक महती जिम्मेदारी है कि जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आए, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो कंप्यूटर का एप्लीकेशन का एक्सपर्ट हो, उसके अंदर समुचित गुणवत्ता, उसकी कॉम्पिटेंसी उस डोमेन में होने के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी के भी सारे एट्रीब्यूट्स में एक बैलेंस होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम दिखेंगे और इसकी पुष्टि तो संस्था में पढ़ने वाले बच्चे ही कर सकते हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो एक पारदर्शिता का मैंने आप जब पहली बार मिले थे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं परीक्षा की व्यवस्था को पूर्ण रूप से पारदर्शी करने का प्रयास करूंगा। तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों को सीधे प्रेषित करने की व्यवस्था जनवरी-फरवरी की परीक्षा में लागू की गई और वो सफलता से उसका संचालन भी हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्रों का मुद्रण नहीं कराया गया, ना उनको हार्ड कॉपी में सेंटर्स को भेजा गया। सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स ने अपने एंड पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए, प्रिंट किए, पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ वो उनको भेजे गए और दैनिक आधार पर भेजे गए। इससे हमारा जो पेपर लीकेज की समस्या का हमें निदान हुआ और संस्थाओं को रोज जाकर के पेपर उठाने पड़ते थे, उससे भी वो बचे। इसके साथ में मैंने एक और बात आपसे कही थी कि उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन जो है उसको हम पारदर्शी बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल में ही जो किसी एक पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं को पोर्टल पर डाल दिया गया है और छात्र उसको अवलोकन करके 24 घंटे के अंदर यदि उनको उसमें कोई आपत्ति है तो पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो 24 घंटे की विंडो है इसमें सिर्फ 2 घंटे के लिए बच्चे के पास विकल्प उपलब्ध होगा। इस 24 घंटे में कभी भी वो 2 घंटे अपने विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं देख ले और एक बार देखने के बाद उसको दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर पुनर्मूल्यांकन करना है तो उसका निर्णय भी उसको उसी 24 घंटे के अंदर ही लेना होगा। तो ये सुविधा हमने दे करके पूरी पारदर्शिता के साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया को संचालित करने का जो प्रयास किया है, मेरा मानना है कि आने वाले समय में छात्र छात्राओं के अंदर विश्वविद्यालय की जो परीक्षा पद्धति है उसके प्रति एक विश्वास पैदा होगा और यदि वो विश्वास पैदा होगा तो इस यूनिवर्सिटी का जो पूरा परसेप्शन है वो स्टूडेंट फ्रेंडली बनेगा और क्वालिटी सेंट्रिक बनेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ यूट्यूब के वाइस चांसलर ओंकार सिंह, जिन्होंने बताया कि जो सरकारी संस्थानों पे जो लोगों का विश्वास डगमगा रहा था उसे दोबारा बरकरार करने के लिए इन्होंने पूरी मेहनत की और आप देखिए कि वो मेहनत नजर भी आती है जब हम लोगों से बात करते हैं या कहीं की जो छात्र छात्राओं से जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि अब उनको दोबारा से इस यूनिवर्सिटी पर भरोसा और एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम सर को बधाई देते हैं और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी की और तरक्की हो। कैमरा पर्सन विक्की के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।